हम लोग इस समय देख रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ फाउंडेशन बैच, जो कि आपका 5 ही जनवरी से प्रारंभ हो गया है। इसके पीछे देखो आपको जो है नियमित क्लासें अभी नहीं मिल रही हैं। तो देखो आप लोग को नियमित क्लासें इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि आप जो है वीडियो में अपना दिलचस्पी नहीं जता रहे हो। यानी कि कम से कम आपको 500 व्यूज तो देना ही पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है आसान वे में चलेंगी, तभी रोजाना होंगी क्लासें। अन्यथा आपका तीसरे चौथे दिन ही एक क्लास होगा। अगर आपका जो है रिस्पांस अच्छा मिलने लगा तो एक दिन में कहोगे तो इसकी 2-2 क्लास होंगी, 3-3 क्लास होंगी। लेकिन आप रिस्पांस अगर नहीं दोगे तो ये जो है दूसरे तीसरे चौथे दिन ही एक क्लास आपको प्राप्त होंगी। ये बात हो गई। इसको हम लोग हिंदी माध्यम में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब तक हम लोगों ने जो है इतिहास के कुछ कालखंड देख लिए, जिसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को देखा। फिर उसके अंतर्गत ही हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता और उसके आगे का जो कालखंड है उसको देखा। फिर उसके बाद पाषाण काल को हमने शुरू किया। इसी पाषाण काल में के पहले ही हम लोगों ने जो है मानव का उद्भव और विकास पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप के मानवों को पढ़ा और उनके विषय में जो है सूक्ष्म जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए उसको हम लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको पूरा पाषाण काल बताया और उसी के अंतर्गत उसको निम्नलिखित कालखंडों में बांटा, और उसे बांटने के बाद आपका उसी कालखंड में जितने भी मानव हुए थे उन सभी को मैंने बता दिया कि ये मानव हुए थे। जब वो मानव उस कालखंड विशेष में हुए थे तो उन्होंने जो है वो चीजें की होंगी। इस तरीके से मैंने आपका हजारों हजार फैक्ट जो आप रटते रहते हो उसको कम कर दिया। यहां भी मैं आपका जो हजारों हजार फैक्ट आप रटते रहते हो, ठीक है, कापी किताबों में कि ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ऐसा पढ़ लूं, वैसा पढ़ लूं, ये चीज वहां मिला, वो चीज वहां मिला, ऐसे मिला, वैसे मिला, तमाम बातें आप देखते रहते हो, रटते रहते हो। और प्रायः मार्केट में भी कुछ गंदे लोग जो हैं गंदगी मचा के रख दिए हैं। यानी कि इतना फैक्ट का बोरा लगा देते हैं कि विद्यार्थी उस बोरे के नीचे ऐसे झुका हुआ मिलता है। वो हमेशा हाय हाय करता रहता है, अभी मुझे इतिहास पढ़ना है, अभी मुझे ये फैक्ट रटना है, मुझे वो फैक्ट रटना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो इसी चक्कर में जो है ना तो सिलेबस पूरा हो पाता है। जब सिलेबस पूरा नहीं होता तो एग्जाम क्या निकलेगा। तमाम बातें जो है आपके सामने आती हैं। तो देखिए अब आइए शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा को। तो सबसे पहले अगर हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे तो उसके विषय में हमें क्या क्या चीजें जानने की आवश्यकता है। क्या मुझे पूरा का पूरा जो है 20-25 पन्ने में इसका नोट्स बनाना चाहिए? क्या मुझे 10-20 किताबें केवल इसी के लिए पढ़ना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, जितना आपके परीक्षा में इसका डिमांड है या जितना कोई मास्टर पढ़ा दे बता दे उसी आधार पर इसको फॉलो करना है। अब आपकी भी गलती यहाँ नहीं है। मास्टर कभी कभी क्या करता है, इसी पर आपको 2-2 पेज लिखा देता है, 3-3 पेज लिखा देता है। तो इस तरीके से जब 2-2 3-3 पेज केवल इसी के बारे में पढ़ोगे तो आपका नोट्स जब देखोगे लास्ट में तो इतना पतला नोट्स होना चाहिए, लेकिन बाद में जो है इतना मोटा हो जाएगा। विद्यार्थी अगर उसको दोबारा देखना भी चाहे तो 2-4 पन्ने देखने के बाद विद्यार्थी का ये यहाँ खराब हो जाता है, कहता चलो हटो। तो ये सारी चीजें हैं। तो मध्य पाषाण काल की चर्चा को शुरू करने से पहले हमें उसके विषय में जान लेना चाहिए कि मध्य पाषाण काल है क्या, इसकी विशेषता है क्या। तो ये सारी चीजें हैं। तो आइए देखो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका लिखा भी गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब कहोगे गुरुजी हमें तो मध्य पाषाण काल पढ़ना है, तो मध्य पाषाण काल जो है पढ़ने के लिए हमें ये दोनों क्यों आप दिखा रहे हो।
तो मध्य पाषाण काल जो है ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकी बजाओ मध्य पाषाण काल समाप्त हो जाएगा। ऐसे चुटकियों में मध्य पाषाण काल एकदम खत्म। कैसे खत्म? तो मैं अभी आपको जो रणनीति बताऊंगा उस तरीके से आप करोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको आधे पेज के अंतर्गत यानी आधा पेज आप ऐसे लिखोगे, आधे पेज में ही आपका मध्य पाषाण काल ऐसे खत्म हो जाएगा। तो देखो, मध्य पाषाण काल को जो है समझने के लिए, मध्य पाषाण काल को समझने के लिए जो है हमें थोड़ा सा पूर्व पाषाण काल के विषय में जानना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है हमें नव पाषाण काल के विषय में जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के विषय में ही जान लेते हैं। तो यहाँ का जो समाज था, जीवन शैली थी, वह थी घुमंतु, घुमंतु और खाना बदोश। यहाँ की जो जीवन शैली थी, यहाँ के जो लोग थे वो लोग जो है घुमंतु जीवन जीते थे। ठीक है, खाना बदोश थे। आज यहाँ रुके, कल वहां रुके। कभी कभी उनको जो है बहुत सी चीजों का जो है सामना करना पड़ता था। कभी उनको जो है शिकार नहीं मिलता था, कभी कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो घास वगैरह जो है उखाड़ कर खा लेते थे कैसो भी करके। ठीक है, यानी कि यहाँ जैसे मान लो कुछ जगह है, वहां ये लोग रुके, तो वहां ये लोग कैसे रुकते थे? सबसे पहले देखते थे कि वहां पानी है कि नहीं, घास वगैरह है कि नहीं। ठीक है, और एक दो पशु जो है अपने साथ लिए रहते थे, उसको जो है चारा पानी करने के लिए जगह है कि नहीं। और उसके बाद वहां आसपास पानी है कि नहीं, पानी में मछली वगैरह है कि नहीं, आसपास देखते थे जानवर वगैरह है कि नहीं, मेरा पेट कैसे भरेगा, तमाम बातों को देखते थे। फिर वहां जितनी समय तक ये सारी चीजें मिलती थी, पानी मिलता था या शिकार वगैरह मिलता था, जितनी समय के लिए मिलती थी उतने समय के लिए वहां टिकते थे। फिर जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता था, फिर ये लोग क्या करते थे? आगे बढ़ जाते थे। फिर सेम प्रक्रिया, सेम बसाव अगली जगह पर करते थे। ये तो आपका पूरा पाषाण काल की विशेषता हो गई। वहां मैंने आपको बखूबी पढ़ाया था और आगे भी जो जो पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, तो आगे भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये तो रही पूरा पाषाण काल की विशेषता। अब आइए नव पाषाण काल को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे अस्थाई निवास। सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे अस्थाई निवास। अब देखो, इससे ये समझ में आएगा, देखो जैसे पूरा पाषाण काल है तो घुमंतु जीवन है, तो इसका जो पूरा कालखंड है उस कालखंड में ये सारी विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं और इन पर जो इन विशेषताओं के कारण जो उत्पन्न हो रहा है, ये सारा कुछ जो है इसमें पाया जाएगा। अब देखो यहाँ आपको दिमाग क्या लगाना है, मैं आपका हजार हजार फैक्ट जो है ऐसे चुटकियों में कम कर दूंगा। देखो जैसे नव पाषाण काल हुआ, नव पाषाण काल में आपका अस्थाई निवास हो गया। जब अस्थाई निवास होने लगा तो लोग जो है घर वगैरह बनाने लगे। ठीक है, अस्थाई निवास हुआ तो क्या बना? घर बनने लगे। देखो दिमाग आपको कैसे लगाना है, जब अस्थाई निवास आपको एक पॉइंट पता हो जाए तो कैसे आप पूरा कर ले जाओगे। जब अस्थाई निवास होने लगा तो अस्थाई निवास में लोग एक ही जगह ऐसे झुंड बना के या थोड़ा गांव वगैरह बनाकर अपना बसने लगे। जैसे 10 घर यहाँ हो गए, 5 घर वहां हो गए, तो इस तरीके से जो है अस्थाई निवास हुआ। जब अस्थाई निवास हुआ तो ये लोग घर बनाना जो है चालू कर दिए अस्थाई रूप से। जब घर बना तो घर में रखने के लिए जो है, ठीक है, जब घर बना तो घर बना तो अब इनको जो है पेट है, ठीक है, पापी पेट का सवाल है। तो इसके लिए अब जो लोग, ये लोग हैं, अब ये लोग जो है कृषि करेंगे। यानी कि अस्थाई है तो अब जो है ना, तो जैसे कुछ खत्म हो गया, जैसे ये लोग था जहां बसते थे वहां खत्म हुआ तो आगे बढ़ जाते थे। अब ये लोग एक ही जगह बस रहे हैं, तो अगर खत्म हो गया तो इन सबको अपनी जिंदगी भी खत्म करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने सोचा अब लाओ कृषि करते हैं, कुछ बो लेते हैं, ताकि जब बो लेंगे तो वही हमारा, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा साथ साथ हम वो भी खाएंगे। तो देखो कृषि हो रहा है, ठीक है, कृषि हो रहा है।
अब जब कृषि हो रहा है तो कृषि से जो कुछ बचेगा अपशिष्ट, ठीक है, कैसे देखो, एक पॉइंट, जब अस्थायी निवास होगा तो जरूरतें जो है बढ़ेंगी, जब जरूरतें बढ़ेंगी तो घर बनेगा, अब घर बनेगा तो लोग पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय करेंगे, तो यहाँ कृषि का आरंभ होने लगेगा। जब कृषि का आरंभ होगा तो कुछ ना कुछ अपशिष्ट वगैरह बचेगा या सामान वगैरह लाना रहेगा, तो ये लोग जो है कुछ जानवर को पालतू बनाएंगे, पालेंगे। तो देखो यहाँ है कृषि आ रहा है, कृषि आ रहा है तो कुछ अपशिष्ट यहाँ बच रहा है, उस अपशिष्ट को अब लोग जो है पशु खाएंगे, या वो जो अनाज खेत में उग रहा है उसे लाने के लिए, ढोने के लिए हो सकता है पशु का सहारा लें, तो यहां से आपका पशुपालन भी एक लाइन निकल कर आ जाएगा। पशुपालन, एक फैक्टर यहां जैसे ही कृषि हुआ, एक फैक्ट आपका और भी मिल गया कि अब पशुपालन होगा, ठीक है, पशुपालन भी होने लगेगा, ठीक है। अब देखो कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, यानी कि कृषि हुआ, अब जो उसमें से बचेगा अपशिष्ट उसे जो है जानवर खा लेगा, और हो सकता है जो अनाज उगा है उसको लाने के लिए हम लोग जानवरों का सहारा लें, तो हम लोग पशु पालन कर रहे हैं। अब जब कृषि होगा, कृषि से अनाज उत्पन्न होगा, तो अनाज को रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, मृद भांड बनाएंगे। मृद भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन अब बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने नोट्स को जो है बेहतर तरीके से कर लेना है, बेहतर तरीके से जो है बना लेना है। तो देखो कैसे कैसे जो है जरूरतें, अब देखो जैसे ही कृषि होगा तो हो सकता है ये लोग अब लकड़ी के बैल गाड़ी वगैरह बनाएंगे, तो हो सकता है यहाँ ये लोग अब इनको जरूरत पड़ेगी पहिए की, ठीक है। अब खींच कर बैलगाड़ी लाना है तो उसके लिए पहिया चाहिए, तो यहाँ पहिया वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है, पहिया वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये आपकी जो है नवपाषाण काल की विशेषता हो जाएगी। आशा करता हूं आपको ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल जो है समझ में जो है आ गया होगा। जब इतना हम समझ गए, जब इतना समझ गए तो यही चीजें जो है लाकर यहां संक्रमण का काल लिख देना है। संक्रमण का काल यानी कि मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की भी विशेषता पाई जा रही है और नव पाषाण काल की भी विशेषता पाई जा रही है, इसलिए इसे संक्रमण का काल कहा जाने लगा, या इसे संक्रमण काल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। यहां जब मध्य पाषाण काल आता है तो यहां जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, घास वगैरह जो है अपने आप उगने लगती हैं, और कुछ लोग तो जो है इसे उगाना भी सीख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी विशेषता, ठीक है, इसकी विशेषता पूरा पाषाण काल की विशेषता और नव पाषाण काल की भी विशेषता मध्य पाषाण काल में पाई जा रही है। तो इस तरीके से चीजों को आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, अगर मेंस वगैरह की कॉपी लिख रहे हो या हमारे जो बंधु और भी किसी चीज के लिए इसे देख रहे हैं और उनको लिखना पड़े, तो वहां ये डायग्राम बनाइए और उसको उसके बाद जो है बढ़िया से एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। यहां लिखिए कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है उसका समाज जो है घुमंतु है, खाना बदोश है। नव पाषाण काल में जो है अस्थायी निवास है, घर बनने लगे हैं, कृषि जो है होने लगी है और पशुपालन होने लग रहा है, ठीक है, पहिए का निर्माण हो रहा है, मृद भांड वगैरह बन रहा है। जब ये सारी चीजें बन रही हैं तो इसकी जो विशेषता है, नव पाषाण काल की जो विशेषता है वह भी मध्य पाषाण काल में पाई जा रही है, और जो पूरा पाषाण काल की विशेषता है वो भी मध्य पाषाण काल में आपकी पाई जा रही है। यानी मध्य पाषाण काल के लोग जो हैं, अब भी कुछ लोग जो है पूरा पाषाण काल वाला जीवन दशा जी रहे हैं और कुछ लोग जो है नव पाषाण काल वाला जीवन जीने लगे हैं।
दोनों की विशेषता यहाँ पाई जा रही है। आप इसे एक माध्यम से और समझ लीजिए, ठीक है, एक तरह से और समझ लीजिए। जैसे यहां मान लो कोई वृक्ष है, ठीक है, यहां मान लो कोई वृक्ष है, अब इसकी डाली जो है यहां भी आ गई है। ये नवपाषाण काल में भी हम लोग एक वृक्ष लगाएंगे, इसकी भी डाली हम लोग पूरा पाषाण काल तक, मध्य पाषाण काल तक भेज देंगे। अब ये समझ लो वृक्ष है। अब वृक्ष का जो है पत्ता वगैरह सूखेगा या डाली वगैरह सूखेगी या उसके बाद फल वगैरह होंगे तो यहाँ गिरेगा कि नहीं, कहोगे गिरेगा। यहाँ ये वृक्ष लगा नवपाषाण काल में, तो इसकी डाली जो है यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ठीक है, यहाँ भी जा रही है, तो फल वगैरह जो है यहाँ भी गिरेगा, ठीक है, पत्ती वगैरह यहाँ गिरेगी, इसकी भी पत्ती आएगी तो यहाँ ऐसे गिर जाएगी, ठीक है, फल वगैरह ऐसे गिर जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से भी आपको समझ लेना है। तो इतनी देर समझाने के बाद आशा करता हूं मध्य पाषाण काल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये चीजें न बताता तो शायद आपको मध्य पाषाण काल समझने में थोड़ा दुरूहता होता, कठिनता होती। और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, मार्केट में बहुत सारी हवाबाजियां और अफवाहें हैं। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से जब पढ़ते हो तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आती हैं और आपका जो है काफी टाइम तक याद भी रहता है। जैसे ही आप दिमाग लगाओ, बस दिमाग खिला है, दिमाग लगा ले जाओ, तो आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी और काफी समय तक टिकेंगी। तो ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। अब हमें क्या जानना है, तो अब इसके प्रमुख स्थलों के विषय में हमें जानकारी लेना है। तो अब देखो मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे स्थल, इतने स्थल रटा दिए जाते हैं, इतने स्थल बता दिए जाते हैं, इतना फैक्ट बता दिया जाता है कि यहां से वो मिला, वहां से वो मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, खूब मिला, ढेर सारा मिला। और आपका गंदे मास्टर लोग जो है 3-3 4-4 पेज का खाली मध्य पाषाण काले पे नोट्स बना देते हैं, बनवा देते हैं। तो इतना आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल परीक्षा को फोकस कीजिए। अगर आप बताओ 3-4 पन्ना इसी के लिए अगर पढ़ोगे तो और भी तो आपके सिलेबस में बिंदु हैं, और भी तो चीजें हैं। अगर इसके लिए आप ज्यादा पढ़ते हो तो मुझे ये बताओ, ज्यादा पूछेगा, बहुत पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा मध्य पाषाण काल से, एक के अलावा अगर पूछ ले तो बताओ। तो उसी एक क्वेश्चन के लिए क्या मुझे इतना सारा पढ़ना चाहिए और सब सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। एक क्वेश्चन इतना पढ़ लो, इस दायरे में पढ़ लो कि वो वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। और मैंने आपसे शुरुआत में भी कह दिया था और अब भी कह दे रहा हूं, जो चीजें क्लासों के दौरान छूट जाएगी, जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो मैं PYQ हल कराऊंगा, यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको हल कराऊंगा। तो जो चीजें यहां से छूट जाएंगी वहां मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि आपका चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो यहां बात आ रही थी क्या मुझे जो है बहुत सारे स्थलों को ऐसे रट लेना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। अब देखो कैसे नहीं, तो देखो यहाँ का जो संक्रमण का काल है तो यहाँ चीजें यहाँ वाली भी पाई जा रही हैं, यहाँ वाली भी पाई जा रही हैं। तो इसका जो जीवन दशा है, जैसे यहाँ के स्थल हैं तो वहां के स्थलों में जो है यही चीजें जो यहाँ से प्राप्त हो रही हैं वही चीजें खाली मिलेंगी। अब यहाँ से जो है अस्थाई वगैरह हो जा रहा है तो चीजें ये वाली, यानी कि इसकी जो विशेषता है, इसके जीवन दशा की जो व्यवस्था है, इसके समाज की जो व्यवस्था है, आपके स्थलों में भी वह विशेषता पाई जाएगी। यहाँ के स्थल मिलेंगे अगर, तो वहां के स्थलों में अगर पूरा पाषाण काल का स्थल आपको मिल रहा है, मैं आपका हजार फैक्ट यहां से कम कर रहा हूं, ये बात आप नोट करिए कि जैसे पूरा पाषाण काल का जीवन दशा आप पढ़ रहे हो तो वहां घुमंतु है, खाना बदोश है। अब इसके स्थल अगर पाए जा रहे हैं तो क्या उसमें जो है आपको चावल वगैरह मिलेंगे क्या? कि ये लोग कृषि करेंगे, कि ये लोग पहिया बनाएंगे, कि ये लोग मृदवान बनाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं। जो
इसकी विशेषता है, इसके कालखंड की विशेषता है, वह यहाँ जो मानव उत्पन्न हो रहे हैं उनमें भी पाई जाएगी, और साथ साथ आपका जो यहाँ से स्थल प्राप्त होंगे पूरा पाषाण काल के, उनमें ये विशेषता पाई जाएगी। तो अब इनमें जो है दोनों का सम्मिश्रण है इसमें, तो इसमें दोनों को मिलाकर इसकी विशेषता पाई जाएगी। और नवपाषाण काल में इसका जीवन दशा इस तरीके से है, अस्थायी निवास है, घर बन रहे हैं, कृषि है, मृदभांड है, पशुपालन है, पहिया है। अब आपसे कहे कि नवपाषाण काल में लोग घुमंतु जीवन जीते थे, सिर्फ घुमंतु जीवन जीते थे, तो कहोगे नहीं, वहां अस्थायी निवास बन रहा है। जब अस्थायी निवास है, लोग घुमंतु जीवन क्यों जिएंगे? तो जो इसकी विशेषता रहेगी वह इसके काल खंडों में, इसके स्थलों में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? कहोगे हाँ, पाई जाएगी। जो इसकी विशेषता उसके स्थलों में जरूर पाई जाएगी, इसकी विशेषता उसके स्थलों में जरूर पाई जाएगी। यहाँ देखो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, घास वगैरह अपने आप उग रही है, इसकी विशेषता और इसकी विशेषता यहाँ पाई जा रही है। तो यहाँ से जो स्थल मिलेंगे वह संक्रमित मिलेंगे, यानी कि इन दोनों से प्रभावित ही मिलेंगे। यानी कुछ लोग घुमंतु जीवन जिएंगे, तो इसके स्थलों में जो है कुछ लोग घुमंतु जीवन जिएंगे, इसके भी यहाँ प्रभाव मिल रहा है। तो इसके स्थलों में कुछ लोग जो है अस्थायी घर की ओर मुड़ेंगे। इसको समझ लेते हो तो आपका हजारों हजार फैक्ट जो है ऐसे चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो, मैंने वहां चीजें बता दी, अब इसके स्थलों को जान लो। जैसे केरल से हमें इडुक्की मिलता है, ठीक है, और गुजरात से जो है लंग नाज मिलता है, और आपका मध्य प्रदेश यानी कि भीमबेटका, मध्य प्रदेश से आपको भीमबेटका मिलता है। आपको ऐसे राज्य दे देगा और स्थल दे देगा, आपको सही क्रम में उसे जमाना रहेगा, सही क्रम में उसे लगाना रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन देगा। फिर उसके बाद देखो आपका उत्तर प्रदेश आता है। अब देखो, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक स्थल मिले गए हैं, यानी कि प्राप्त हुए हैं। अब देखो, आपसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा भी तो इस तरीके से पूछेगा कि सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना रहेगा कि यूपी से प्राप्त हुए हैं। अब कहोगे तीसों के तीसों जो है इंपॉर्टेंट है, तीसों के तीसों रट लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, ये मूर्खता वाली पढ़ाई हो जाएगी। जो कुछ महत्वपूर्ण है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, केवल हमें उन्हें ही देखना है, उनके अलावा जो है और किसी पर नजर निगाह दृष्टि नहीं डालना है। तो उत्तर प्रदेश से आपका 30 यानी कि सर्वाधिक स्थल प्राप्त होते हैं। उन सर्वाधिक स्थलों में आपका जैसे सरायनाहर हो गया, कोलडीवा हो गया, महदहा हो गया, दमा हो गया, तमाम चीजें हैं, चौपानी, मांडो हो गया। तो ये है, यानी कि सर्वाधिक 30 मिले हैं, ठीक है, सर्वाधिक स्थल यानी कि 30 स्थल वहां से प्राप्त हुए हैं। और देखो, सरायनाहर है, चौपानी, मांडो है, महदहा है, कोल्डीहवा है, दमा है। तो देखो, सरायनाहर और कोल्डीवा से जो है पहली बार चावल का प्रमाण मिला है। इन दो जगहों से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये चीजें बता दी गई। अब देखो, आगे आपको क्या करना है, इतना आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। जब इतना आप समझ लेते हैं तो इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है, जिस पर हमें प्रकाश डालना है, वह हो जाता है इसके औजार और हथियार। तो एक इतिहासकार हुए हैं जो कहते हैं, हजारों साल के इतिहास का बस इतना ही हासिल है, पहले औजार पत्थर के होते थे, अब इंसान पत्थर के होते हैं। तो इस तरह से उन महोदय ने कहा। तो देखिए, आइए उपकरणों के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि ये उपकरण हमें क्या क्या थे। तो मैंने जब आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बटिकास्म हो गया आपका,
चौपर हो गया, चौपिंग हो गया, हस्त कुठार हो गया, बिदरनी हो गया, खुरचनी हो गया। तो इस तरीके से मैंने वहां बताया था जिसमें बट कास्म वगैरह जो है आपका प्रकृति द्वारा निर्मित था। बाकी जो चौपर वगैरह है इसको मनुष्यों ने जो है निर्मित किया। ये सब जो है पत्थर के उपकरण थे। देखो कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको फंसाने के लिए कह देगा कि पाषाण काल में जो है धातु के कुछ एक उपकरण मिलना आरंभ हो गए। तो आप कहोगे नहीं, ये सीधा सीधा गलत करवा रहे हो आप, तुरंत काटना। यानी कि अगर उसमें धातु के उपकरण मिल ही जाएंगे तो वो कहाँ पाषाण काल कहलाएगा, फिर तो वो तो धातु का काल कहलाएगा ना। पाषाण काल यानी पत्थर का काल, पत्थर से संबंधित काल। तो आपको धातु का अगर जिक्र करे, ऐसे कई बार जो है घुमा के पूछा है, गलत कराने का कोशिश किया है, लेकिन आपको गलत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप इतना समझो कि अगर पाषाण काल में धातु मिल जाएगा तो पाषाण काल कहां से रहा, वो पाषाण काल रह ही नहीं जाएगा। धातु मिल रहा है तो काहे का पाषाण काल, वो तो धातु का काल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से अब देखो पाषाण काल, पूरे पाषाण काल में आपको पत्थर के ही उपकरण देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद देखो अब यहां चीजें क्या आती हैं कि यहां वहां तो वो पत्थर के जो उपकरण थे जैसे भी बन गए, लेकिन यहाँ चीजें क्या होती है, अब उस पर जो है उन्हीं उपकरणों पर जो है उन्हीं उपकरणों को जो है मॉडिफाई किया गया, यानी कि उनका नवीनीकरण किया गया। ठीक है, उन्हें परिवर्तित किया गया। अब जो है उन उपकरणों में पॉलिश चढ़ाई जा रही है। ठीक है, क्या चढ़ाया जा रहा है, पॉलिश। उन उपकरणों में अब जो है पॉलिश चढ़ाया जा रहा है, पॉलिश मारा जा रहा है। ठीक है, उन्हें जो है धारदार बनाया जा रहा है, अधिक पैना किया जा रहा है उन्हें। तो ये चीजें हो गए। अब देखो जब ये सब हो जाएंगी तो उनका जो है उपकरण, यानी कि वो लोग पहले भारी भारी बना लेते थे, हो सकता है उठता ही नहीं रहा होगा, और जब तक उठाते रहे होंगे जानवर वगैरह शिकार करने के लिए जाते रहे होंगे भाग लेता था। तो अब वो लोग जो है छोटा उपकरण बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, नुकीला बना रहे हैं। छोटा बना रहे हैं तो जो है छोटा उपकरण क्या होता है कि हल्का रहता है, आप दूरी तक उसे फेंक सकते हो। और नुकीला जब बनाओगे तो छूते ही आपका जो है स्किन कट कर देगा, यानी कि जानवर को मारो और जैसे छुआ वैसे जानवर तमाम, उसका खेल खत्म। तो ये हो गया। इन उपकरणों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो उदाहरण स्वरूप हम दो उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भाला और तीर। अब देखो पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि ये लोग उपकरण बनाए थे, तो उससे क्या होता था कि जानवर अब जो है थोड़ा जलवायु परिवर्तन हो गया है इसमें मध्य पाषाण काल में। ठीक है, धूप वगैरह हो रही है, सर्द वगैरह अब नहीं रह गई, तो जो है जानवर वगैरह जो है अब भागने में जो है सक्षम हो गए हैं, उनमें जो है शक्ति वगैरह जो है ताकत वगैरह आ गई है। यानी कि जब देखो ठंड में जो है कोई भी आदमी हो चाहे जानवर हो ऐसे सिकुड़ा बटूरा रहता है, ऐसे जो है जर्किन पहने रहता है, फिर भी ऐसे 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 कांपता रहता है। ठीक है, जब ये सब मौसम था तो जानवर वगैरह भी अपना जहां छुपे रहते थे वहां भागने का उनका मूड ही नहीं रहता था। अच्छा मार देंगे तो मार देंगे, चलो भागेंगे नहीं, बहुत ठंड लग रहा है हमको, नहीं भागेंगे। मालिक मालिक मारो मारो मारो, नहीं भागेंगे। तो ऐसे आसानी हो जाती थी। अब देखो यहाँ जानवर जो है मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, धूप वगैरह होने लगी, यानी कि मौसम अच्छा होने लगा, तो अब उनमें जो है दौड़ने भागने की और अधिक क्षमता वगैरह जो है विकास हो गया। तो अब जो पहले उपकरण बने हैं भारी वगैरह, ठीक है, यानी कि कुछ दूर तक ही उन्हें मार सको या काट सको चीर सको, तो वह अब काम नहीं आ रहा था। तो इन्होंने अपनाया कि नीरज चोपड़ा की तरह जो है भाला फेंके, तो जानवर अगर दूर भी रहे तो बस ऐसे निशाना लगाओ मारो, जानवर खत्म। और उसके बाद देखो तीर बना रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, बस ऐसे लक्ष्य को साधो और उसके बाद लगा दो निशाना। ठीक है,
जैसे अभी आप एक मूवी देखे होंगे, भगवान भरोसे। तो उस भगवान भरोसे मूवी में जो है बच्चा जो है प्राचीन काल में जो है उसे किस्सा कहानियां वगैरह के माध्यम से जो है चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो वो बच्चा क्या, उसकी दादी जो है कहानी सुनाए रहती हैं कि बाबू जो वो नदी है, नदी के उस पार जो है राक्षस रहता था। अब ये दो बच्चे थे, अब ये लोग जो है तीर वगैरह लिए और उसके बाद पहुंच गए। उसके बाद कोई मामा टाइप करके आ रहा था, तो उसको कहते वो देखो वो ये मामा है। तो उसको गांव वाले ने कहा ये भी राक्षस है। तो ये दो बच्चे जो हैं उसके बाद उस पर तीरों की बौछार करने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो मामा रहता है वो अपना ऐसे आंख बंद करके सो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं देखो मर गया कि नहीं। तो दूसरा वाला कहता है निसंदेह मित्र, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो इस तरीके से जब तीर वगैरह आया तो अब जानवरों को जो है दूर से ही निशाना लगाओ और उसके बाद उसका खेला खत्म कर दो। यानी कि प्रत्यंचा चढ़ाओ और उसके बाद मारो, हिरन मर जाए उसके बाद लाओ पकाओ आराम से खाओ, ये वाला सिस्टम यहाँ डेवलप हो गया था। यानी कि कुछ लोग जो है अब पूरा पाषाण काल वाला और नव पाषाण काल वाला जीवन जी रहे थे, तो संभव है आग की खोज हो ही गई थी, आराम से पका कर खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो है ये सारे औजार जो है आ रहे हैं, बन रहे हैं। और तीर धनुष भाला वगैरह की बातें तो आप, जैसे मगधीरा पिक्चर हो गया तो उसमें भी एक आदमी जो है जो खलनायक टाइप का रहता है वो भी भाला ऐसे, उसको अगर आवाज भी मिल जाती कि अच्छा इस तरफ खुद से हुआ है, वो भाला फेंक देता था और आदमी को लग भी जाता था। ठीक है, तीर उर देखो कैसे कैसे चलाते थे, तमाम इसके उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारा जो मध्य पाषाण काल है उसकी चर्चा समाप्त हो गई। अब हम लोग जो है नव पाषाण काल पढ़ लेंगे और नव पाषाण काल के बाद ही हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ओर जो है मुड़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ते रहें और ठंड से जो है अपने आप को बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।